नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 9 महीने के एक साथ 1500 रुपए की किस्त जारी कर दी है। पांगी, लाहौल स्पीति, कुपवी और डोडरा क्वार की 18 से 59 वर्ष की आयु की 5777 महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह के आधार पर 9 महीने की पेंशन राज्य सरकार ने जारी कर दी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश की 18 से 59 वर्ष की आयु की 35,000 से अधिक महिलाओं को इंदिरा प्यारी बहन सुखी सम्मान योजना के 1500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में इन तमाम क्षेत्रों में महिलाओं को 9 महीने की राशि, जो कि आरंभिक तौर पर कहा गया कि ये राशि जारी की गई और इसके लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं और कहा गया कि ये राशि इन महिलाओं के बैंक खातों में आ गई है। खासकर ये राशि उन क्षेत्रों के लिए जारी की गई है जो कि रिमोट एरिया और ट्राइबल एरिया हैं। इसी कड़ी में पांगी, लाहौल स्पीति और डोडरा क्वार की इन महिलाओं के लिए 1500 रुपए की राशि 9 महीने की एक साथ जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों की बात करें तो अब हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में ये फैसला रिजर्व है, लेकिन इन चुनावों पर फैसला रिजर्व हो जाने के बाद राज्य सरकार अब 2 विकल्पों पर तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार सरकार को रहेगा, लेकिन ये फैसला कब आएगा इसे लेकर अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 6 सप्ताह की छुट्टियां भी होने वाली हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के भीतर इस पर फैसला आ सकता है। और अगर ये फैसला छुट्टियों के बाद आया, बावजूद इसके राज्य सरकार ने 2 विकल्पों पर अपनी पूरी तरह से रणनीति तय कर ली है, क्योंकि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया में कम से कम 4 महीने का वक्त लग जाएगा और डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1-1.5 महीना फिर चुनावों की तैयारियों को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगेगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में 30 जनवरी के बाद पंचायत के भविष्य पर सरकार ने बड़ा फैसला लेना शुरू कर दिया। इसके लिए 2 विकल्प सरकार ने तैयार कर लिए हैं। पहला विकल्प होगा हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को सेवा विस्तार दिया जाए, यानी कि जो मौजूदा पंचायत प्रधान, उप प्रधान और जितने भी वार्ड मेंबर हैं, बीडीसी मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, इन सभी को एक साथ तब तक सेवा विस्तार दिया जाए जब तक हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तिथि तय नहीं हो जाती। हालांकि इसके लिए कई लीगल पहलू, कई दांव पे सरकार को लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेने के आधार पर तय करने पड़ रहे हैं। दूसरा, सरकार के पास आसान विकल्प होगा कि ग्राम पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए जाए, प्रशासकों की नियुक्ति कर दी जाए। ये दोनों विकल्प सरकार ने तैयार कर लिए हैं। पहले वाले विकल्प में, जिसमें पंचायत प्रधानों को एक्सटेंशन देने की एक संभावना है, उसके लिए तमाम जो कानूनी दांव पेच हैं उन्हें देखा जा रहा, लॉ डिपार्टमेंट से इसकी ओपिनियन भी ली जा रही है। और इससे पहले सरकार का पूरा ध्यान अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से आने वाले फैसले पर, पूरी तरह से सरकार का ध्यान वहां टिका है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इस पर क्या फैसला आता है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 44,000 लोगों को गलत तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही थी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब पिछले महीने इसकी समीक्षा की, तभी उन्होंने कहा क्या जो डिपार्टमेंट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहा, उन्होंने कहा क्या ये पात्र व्यक्तियों को ही दी जा रही है या इसमें किसी तरह की कोताही तो नहीं बरती जा रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बैठक में ये निर्देश जारी किए थे कि इसके लिए बाकायदा IT डिपार्टमेंट एक ऐप तैयार करे और ऐप में वेरिफिकेशन करे, आधार कार्ड को लिंक करें और लिंक के आधार पर यह पता चले कि जो हिमाचल प्रदेश में 8,31,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, क्या वाकई पात्र लोगों को पेंशन दी जा रही है या इसमें कोई गड़बड़ी भी है, कोई फर्जीवाड़ा भी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, आधार कार्ड को लिंक किया गया, बाकायदा नया सॉफ्टवेयर IT डिपार्टमेंट ने तैयार किया और इस प्रक्रिया में बड़ा खुलासा हुआ कि हिमाचल प्रदेश में 8,31,000 में से सिर्फ 6,70,000 लोग ही इस पेंशन के हकदार हैं, पात्र पाए गए हैं। यानी 1,31,000 लोगों को हिमाचल प्रदेश में
पेंशन जो दी जा रही है वो संदेह के घेरे में है। इस आधार पर यह पेंशन रोक दी गई है। लेकिन इस प्रक्रिया में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इसमें 38,000 से ज्यादा लोग जो कि स्वर्ग सिधार चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों को भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आंखों पर पट्टी बांधकर पेंशन दे रहा था। ये बड़ा आंकड़ा, 38,000 लोगों की हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भी पेंशन दी जा रही थी। अब ये डाटा खंगाला जा रहा है कि ये कितने सालों से, कितने महीनों से इन मरे हुए व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा था। इसके अलावा 505 ऐसे लोग थे जिन्हें जो कि अपात्र थे, जिन्हें पेंशन मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग आंखों पर पट्टी बांधकर इन लोगों को सरकारी खजाने से पेंशन दे रहा था। 600 से ज्यादा ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका एड्रेस पता फाउंड नहीं हुआ, जिनका नॉट फाउंड पाया गया, यानी कि इन 600 लोगों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इनके अकाउंट में पैसा जा रहा था। ये लोग कौन है, इनका एड्रेस कहाँ का है, कहाँ के रहने वाले थे, वेरिफिकेशन में इसका कोई पता नहीं चल पाया है। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी तरह से ये पुष्टि नहीं हो पाई क्या ये पेंशन के हकदार थे या नहीं थे, ये जीवित है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये पात्र है, ये अपात्र हैं, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया, क्योंकि इनमें 44,000 लोगों की EKYC करवाना बाकी है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो ये आंकड़ा और ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। जो फिलहाल आंकड़ा सामने आया वो ये है कि इस समय 38,000 हिमाचल प्रदेश में मृतकों को पेंशन दी जा रही है। इस सारे पैसे की अब सरकार लोगों से रिकवरी कर सकती है। जहां फर्जीवाड़ा पाया गया वहां केस भी दर्ज हो सकते हैं। यानी जो 1,30,000 से ज़्यादा लोगों की सरकार ने पेंशन बंद कर दी है और इनमें से 38,000 लोग जो है वो मृत्यु हो चुकी है उनकी, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो लोग हैं ही नहीं, बावजूद इसके इनको पेंशन दी जा रही थी। अब इन मृतकों के नाम पर जो पेंशन दी जा रही है उसकी रिकवरी सरकार उन बैंक खातों से कर सकती है जहां पर ये पैसे दिए गए हैं। अगर परिजनों ने इनका पैसा विड्रॉ कर लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा जिन अपात्र लोगों को पेंशन दी गई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, वहां पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। जाहिर तौर पर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरी है उसके पीछे सरकार की खामियां, डिपार्टमेंट की ये नजरअंदाजी सबसे प्रमुख कारण है। क्योंकि अगर इतने ज्यादा लोगों को हर महीने पेंशन दी जा रही थी, टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा था, तो वाकई कहीं ना कहीं व्यवस्था में खोट है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन इस पर अब बड़े स्तर पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। रिकवरी का दौर भी सरकार शुरू कर सकती है। जो फर्जीवाड़ा जिन लोगों ने किया होगा उनके खिलाफ FIR भी सरकार दर्ज कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को साल में 2 बार रेगुलर करने को लेकर अब कर्मचारी सभी मंत्री विधायकों के साथ अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखेंगे। इसी कड़ी में आज अनुबंध कर्मचारियों ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के बग्गा में पहुंचकर कृषि मंत्री चंद्र कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कृषि मंत्री के हवाले से दिया गया और इसमें कहा गया कि उन्हें सितंबर और मार्च साल में 2 बार रेगुलर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे अनुबंध कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित होने के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। उनके साथ कठोर विश्वासघात हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसी न्याय की जंग के लिए अब अनुबंध कर्मचारियों ने यह तय किया है कि सभी मंत्री विधायकों को अपना मजबूती के साथ पक्ष रखने के बाद यह कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री के समक्ष उनका पक्ष रखा जाए, उन्हें न्याय दिया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हेल्थ मिशन और निदेशालय शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने से समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही सेवाओं में सुगमता और गुणवत्ता आएगी। यानी कि इस बैठक का क्रक्ष ये था, बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री ने बात कही कि सबसे दुखदाई पीड़ा वाली बात है जब अस्पतालों में लोगों की लंबी लंबी लाइनें सुबह 7 बजे से लगने शुरू हो जाती है और
देर शाम तक लाइनें लगी रहती है। उन्होंने ये भी कहा जो व्यक्ति इसलिए 7 बजे लाइन में चला लग जाता है ताकि डॉक्टर जब 9:30-10 बजे आएगा तो सबसे पहले उसे बुलाएगा ट्रीटमेंट के लिए, उसके मरीज की देखभाल करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी फीडबैक ये कि कई मरीजों को 4-5 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने IT डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए कि ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए ताकि बाकायदा ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार कि पेशेंट की पूरी जितने भी पेशेंट हो गए उनकी डिस्प्ले सामने कंप्यूटर पर या किसी स्क्रीन पर उनकी सूची आ जाए कि किस पेशेंट का नंबर कब आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए ताकि मरीजों को अस्पताल में लाए जाने से पहले घर पर बैठकर ही बाकायदा किसी लिंक या किसी प्रकार की व्यवस्था के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाए, ताकि उस मरीज को सॉफ्टवेयर के तहत ये कह दिया जाए कि आपका नंबर तीसरा नंबर है, आपको 9:10 पे चेक किया जाएगा, आपका नंबर 103 पर है, आपको 11 बजे चेक किया जाएगा, आपको 12 बजे चेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि इससे न केवल मरीजों की समय की बचत होगी जो लंबी लंबी लाइनों में 3-4 घंटे खड़े रहते हैं, उससे भी उस पीड़ादायक क्षण से वो बच पाएंगे, क्योंकि जब बाकायदा उन्हें मैसेज चला जाएगा कि आपकी 11 बजे आपको अस्पताल में आना है, अगर उन्हें आधा पौना घंटा इंतजार भी करना पड़ता तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि कुर्सी में बैठकर स्क्रीन में अपना नंबर देखा जा सकता है कि कौन से पेशेंट की अंदर OPD में बारी है और उनका नंबर कब आएगा। इसके लिए उन्होंने मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की और कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाए, जिसमें मरीजों के लाइन में लगने का झंझट भी खत्म हो जाए और दूसरी तमाम सुविधाएं भी उनको मिल जाए। इस बारे में उन्होंने कहा है कि IT डिपार्टमेंट के सहयोग से इस व्यवस्था को बनाया जाए और तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। उधर नई दिल्ली के भारत मंडप में आज केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों के परिवहन मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये सरकार की 43वीं बैठक थी। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश से संबंधित मामलों को प्रमुखता से उठाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड किस प्रकार से पहाड़ी राज्य में दिक्कतें आती हैं। उप मुख्यमंत्री ने मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखते हुए राज्य की जबरदस्त तरीके से पैरवी भी की। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस कमेटी व नव नियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार की पहली बैठक हुई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश में 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ संग्राम सहित अन्य योजनाओं की रूपरेखा तय की। इसके तहत 11 जनवरी को हर जिला में प्रमुख स्थलों व राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं के सम्मुख 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास कांग्रेस रखेगी। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 7 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य राज्य स्तरीय धरना व 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच क्षेत्रीय स्तर पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल भी बैठक में वर्चुअली जुड़कर सभी को दिशा निर्देश दिया कि कांग्रेस ने किस प्रकार से आगे अपनी रणनीति अपनानी है और मनरेगा को बंद कर जो गरीबों के साथ न्याय किया जा रहा है उसे रोकने के लिए पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए जिला उपमंडल तहसील और शहरी निकाय स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में हुए गोलीकांड के बाद बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें कहा गया कि अब रिवॉल्वर समेत सभी बंदूक के लाइसेंस सीधे तौर पर नहीं जारी होंगे। इसकी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट से छीन ली गई हैं। इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब कोई भी आर्म्स लाइसेंस हिमाचल प्रदेश में
डीसी जारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी और राज्य सरकार बड़े स्तर पर सीआईडी से इसकी इंक्वायरी कराएगी। जेन्युइन कोई मामला होने पर ही हिमाचल प्रदेश में गन का लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास शक्तियां थी, एडीएम गन लाइसेंस जारी कर देते थे, उस व्यवस्था पर रोक लगा दी है। क्योंकि अब कहा गया है कि डीसी सिर्फ रिकमेंड करेंगे एडीएम के माध्यम से और सरकार के होम डिपार्टमेंट को भेजेंगे। होम डिपार्टमेंट उसके बाद वेरिफिकेशन करवाएगा, सीआईडी से इसकी पूरी तरह से फीडबैक लेगा और राज्य सरकार को लगेगा कोई जेन्युइन कोई मामला है तभी गन लाइसेंस दिया जाएगा। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी तरह से ये व्यवस्था बंद कर दी है, रोक लगा दी है गन लाइसेंस जारी करने पर। क्योंकि जिला ऊना और बिलासपुर में हुए गोलीकांड के बाद सरकार ने ये सख्ती बरती है। अतिरिक्त सचिव होम ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना हिमाचल प्रदेश में कोई भी आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं होगा और इस शक्ति को पूरी तरह से डिप्टी कमिश्नर से छीन लिया गया है। एनएचएम कर्मचारियों को दिसंबर माह का अभी तक वेतन जारी नहीं हुआ। कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अमित चंद शर्मा ने कहा कि राज्य में करीब 2600 कॉन्ट्रेक्चुअल और 3000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा वेतन न मिलने से ये सभी कर्मचारी परेशान हैं और सरकार को तुरंत प्रभाव से इनके खाते में वेतन जारी करना होगा। 11 जनवरी को ऊना में भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन होगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से शिरकत करेंगे। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने भाजपा पार्टी कार्यालय ऊना में विभिन्न मंडलों और प्रकोष्ठों की बैठक के दौरान कहा कि पार्टी के विभिन्न मंडलों और प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की जा रही है और फीडबैक जुटाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी हाई कोर्ट की ईमेल पर आज सुबह प्राप्त हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। इससे पहले 17 जून 2024, 9 जून 2025 और अप्रैल 2025 में भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। हर बार जांच में कोई भी संदिग्ध पदार्थ नहीं प्राप्त हुआ है। उधर चंबा जिला के चंबा तीसा सड़क पर बीती शाम एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों ताराचंद, थान सिंह और बालो की दुखद मौत हो गई। ये तीनों चंबा से तीसा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर गुन्नू नाला के पास करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 की मौत हो गई। दिल्ली से पांवटा साहिब जा रही एचआरटीसी बस में अज्ञात साथिर ने जिला सिरमौर के गांव दुगाना निवासी बलबीर पुंडीर को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश करके उससे लाखों रुपए छीन लिए। बस का रूट जयपुर से बाया दिल्ली था। इसी दौरान शातिर ने नशीली चीज सुंघाकर नकदी व अन्य सामान चुरा ली। वहीं बस स्टाफ ने नशे में सोचकर बलबीर को रात 10 बजे बस स्टैंड में उतार दिया। ठंड में वह सुबह 6 बजे तक बेहोशी में पड़ा रहा। परिजनों को पता चला तो उसके बाद सिविल अस्पताल साहिब में उपचार के लिए पहुंचाया गया, लेकिन तब खुलासा हुआ कि किसी ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उससे पैसे छीन लिए हैं। कुल्लू के गाड़ा गुशैनी में एक प्रेमिका से मिलने आए उसके कथित प्रेमी दीपक कुमार की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद दीपक कुमार की कुल्लू अस्पताल में मौत हो गई। मामले को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी पिछले कल चंडीगढ़ से हरियाणा नंबर की टैक्सी लेकर आया था। इस दौरान उसके साथ बंजार के जीबी में कुछ लोगों ने पिटाई की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। देर रात उसे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में लाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र इस दौरान किसी भी तरह की बर्फबारी या बारिश होने की संभावना नहीं जताई है, लेकिन इस दौरान प्रदेश में भीषण ठंड और ज़्यादा पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश के 14 स्थानों पर रात का तापमान -डिग्री में चल रहा है। इसमें सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, केलांग, कुकुमसेरी, सोलन, मनाली, कुफरी, रिकोंगपियो, सेऊबाग, समदो, ताबो, बजोरा व नारकंडा शामिल है। कांगड़ा का तापमान भी लुढ़कर 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश का इस बार का स्टेटहुड 25 जनवरी को कांगड़ा जिला के प्रागपुर में मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि इस बार का स्टेटहुड यानी 25 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो इस साल कांगड़ा जिला के प्रागपुर में मनाया जाएगा। जाहिर तौर पर राजनीतिक दृष्टि से लगातार राज्य सरकार कांगड़ा जिला को महत्व दे रही है। इसी कड़ी में यह तय किया गया कि इस बार का स्टेटहुड प्रागपुर में आयोजित किया जाएगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ।
देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।